अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन दोस्तों तलबा और दीगर बेशुमार लोग जो हमें देख रहे हैं और देखते हैं। आज मेरे साथ मेरे लिए बड़ा फ़ख्र की बात है कि मेरे साथ मेरे एक स्टूडेंट बैठे हुए हैं जिनका नाम अली रज़ा है। ये 2007 से और 2010 तक हमारे मैकेनिकल डिपार्टमेंट में पढ़ते थे, गवर्नमेंट कॉलेज टेक्नोलॉजी में। और उस वक़्त ये मैं ही इंग्लिश इनको पढ़ा रहा था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये मुख्तलिफ मनाजिल तय करते करते और पहुंच गए हैं इस वक्त यूएई में, वहाँ पर जॉब कर रहे हैं। आजकल छुट्टी पर आए हैं और 30 अक्टूबर को इनकी वापसी हुई है 1 माह के लिए। तो ये मेरे पास भी आए, मेरे घर, बड़ी इनकी मोहब्बत है। तो ये बड़े काम के आदमी निकले हैं। मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा जानता हूँ, लेकिन मैंने ही मुनासिब समझा कि आप लोगों के साथ जो है ना वो भी जो है ना वो कुछ शेयर किया जाए कि इनके क्या मामलात हैं। अच्छा अली भाई, पहले तो ये बताएं कि आपका जीसीटी में कैसा आपका तजर्बा रहा। वैसे तो हर इदारे में इंसान बहुत खुश होता है, जीसीटी में आपका तजर्बा कैसा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, मेरे ख्याल में आज मैं ज़िंदगी में जो कुछ भी हूँ ना, ये जीसीटी के तजर्बात की वजह से ही। माशाल्लाह। जीसीटी ने मुझे आज जिस मुकाम पर मैं पहुँचा हूँ, मतलब आज अगर आपके साथ में बैठ के बात कर रहा हूँ तो इसके पुष्ट के ऊपर सारी की सारी जो मतलब मेहनत है और जो उसका समर है ना, ये सारे का सारा उसका रिवार्ड जो है वो जीसीटी समनाबाद को ही जाता है। वेरी बहुत शुक्रिया आपका। ये बताइए कि आप मेरे स्टूडेंट भी रहे, और अजीब बात है कि आपके ख्याल में कि आपको तब पता नहीं था कि मेरा कोई शायरी से ताल्लुक है। क्या मैं बिल्कुल पढ़ाता रहता था, मैं कोई शायरी नहीं करता था क्लास में? सर, असल बात पता क्या है कि उस वक्त वाकई आप मैक्सिमम पढ़ाते थे और शायद हमारी क्लास थोड़ी शरीफ थी या क्या था जी। तो अक्सर दोस्त अहबाब जो है ना, मतलब जब आपको तंग करते थे ना, आप एक बात बोलते थे, बेटा मेरा काम है आप लोगों को पढ़ाना, तो आपके फ़ायदा इसी में है कि आप पढ़ जाएंगे तो अच्छी बात है, इसी में आपकी भी इज्जत है, हमारी भी इज्जत है। तो बल्कि बाज़ औक़ात एक दो दोस्तों ने आपसे ट्यूशन के लिए बोला तो आपने यही बोला, बेटा मैं जितनी मेहनत करता हूँ ना, मैं इधर क्लासरूम के अंदर मेहनत करके चला जाता हूँ। इसके बाद मुझ में इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं बाहर जाके भी ट्यूशनें वगैरह आप लोगों को पढ़ाऊँ। तो इसलिए जो कुछ मुझसे सीख सकते हैं ना, आप इधर क्लास में सीख सकते हैं। तो आपका मतलब एक शुरू से एक अंदाज जो था ना, वो बड़ा दर्दमंदाना सा अंदाज था, मतलब बंदा जो इसके लिए दर्द रखता हो। तो उसकी वजह से हम बाज़ दोस्तों में मतलब ये भी मशहूर था कि सर एक दुखी आत्मा है जो हर मतलब बंदे के लिए जो है ना मतलब एक दर्द रखते हैं दिल में। ये अली यार, असल में मेरे असातिज़ा का असर है मुझ पर। मैं समझता हूँ कि उन्होंने इसी दर्द से पढ़ाया, यकीन जाने, तो वो हम में भी उतर आया। और आज भी यही है कि हमने अब मरना है तो हमारा ऐलान भी यही होना है कि जी फलां प्रोफेसर मर गया। तो जब ये कि आपका कैरेक्टर ये बन गया, तो इसलिए इंसान को फिर यही चाहिए कि वो जो है वो इस तरह से चले और करे। तो अच्छा ये बताइए, आपका अदबी सफ़र कैसे शुरू हुआ? सर, अदबी सफ़र तो मैं जैसे कि आपको पहले भी एक मरतबा अर्ज़ किया कि मैं बचपन से ही मतलब इस तरफ थोड़ा सा रुझान था कि मैं 3 साल का था, तीसरी जमात में था जब मैंने पहला जो तारक इस्माइल सागर का जो ना नावल मैंने पढ़ा, और मैं जिंदा रहा के नाम से। ये 1965 की जंग के ऊपर उन्होंने कुछ लिखा हुआ था। सही। उसके बाद फिर मुझे कहानी वगैरह पढ़ने का बहुत शौक था। सही। मदर कलीम अहमद साहब मरहूम, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे, उनकी कहानियाँ मैंने बहुत बड़ी बचपन में। अच्छा। उसके बाद इमरान सीरीज़ नाम की एक सीरीज़ आती थी, वो मैंने इब्ने सफ़ी मदर कलीम साहब की पढ़ी। सही। बोलते जाए मैं जब इधर से हम फारग हुए, मतलब रसाले की तरफ तो रुझान ज़्यादा था, तो टेक्निकल कॉलेज में आ गए। सही। टेक्निकल कॉलेज में चूँकि सारी की सारी जो है वो टेक्निकल किस्म की तालीम जो है वो टेक्निकल तालीम है, तो अदब का रुझान बिल्कुल कम था, क्योंकि उर्दू इधर नाम की थी, सिर्फ किताब भी उर्दू में थी, लेकिन उर्दू का सब्जेक्ट कोई बिल्कुल सही सब्जेक्ट नहीं था। हालांकि मेरा ख्याल है कि टेक्निकल कॉलेज में एक उर्दू का सब्जेक्ट लाजमी होना चाहिए, बच्चों को इस उर्दू के साथ शनासाई लाजमी होनी चाहिए, तो ये हमारा विरसा है। लेकिन मैं समझता हूँ वहाँ ताहिर शहजाद साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जो कह लें कि उर्दू के लिहाज से जो है वो बहुत ज़बरदस्त आदमी है। और मैं भी उनके बाद साथ जब जाके मिला तो बड़ा ज़बरदस्त मामला रहा। और अब मैंने आपसे फिर मेरा राब्ता हुआ फेसबुक पे, तो आपने बताया कि आप एक किताब भी लिख रहे हैं जीसीटी के हवाले से। उसके बारे में बताइए, वो क्यों ख्याल आया, कैसे आया, किस लिए आया? ये खाते भी जाए साथ साथ, कोई नहीं। सर, ताहिर शहजाद साहब जो है ना, ये तो मैं कहता हूँ कि
जीसीटी को अल्लाह पाक ने एक गोल्डन गिफ्ट दिया हुआ है। बेशक बेशक। उनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। और मैंने जो सर ने अर्ज किया, मैंने जो किताब लिखी है वो मैं सर के सामने अर्ज कर रहा हूँ कि मैंने उनमें सबसे जो आखिर में जो मजमून रखा हुआ है वो तारशदाद साहब का रखा हुआ है। टेक्निकल असातिज़ा के ऊपर सबसे आखिर में तारशदाद साहब का मजमून रखा हुआ है। वो इसलिए कि तारशदाद साहब एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिनको बहुत सारे लोग जो है ना अदबी हवाले से जानते हैं। अगर कोई बंदा उस किताब को पढ़ना शुरू करेगा ना तो शुरू में तारशदाद साहब को पढ़ लेगा तो शायद वो किताब बंद करते हैं। वेरी गुड। मैं कहता हूँ बंदा पढ़ते पढ़ते तारशदाद साहब तक जाए तो ताकि उसको बाकी साथ को भी पढ़ने का मौका मिले। तो ये किताब असल में सर खाका नगारी है। खाका नगारी ये है कि इसमें मैंने खाका एक पेश किया कि असातिज़ा किस तरह क्लास में आते थे, किस तरह उनके पढ़ाने का अंदाज था और बच्चों के साथ वो किस तरह बातचीत करते थे, किस तरह प्यार मोहब्बत से पेश आते थे। तो ये मैं एक मरतबा रमज़ान में 2018 की बात है, रमज़ान की रात में मैं ना तरावियों के बाद लेटा हुआ था तो नींद नहीं आ रही थी। तो काफ़ी अर्सा मतलब लेटे लेटे ना मतलब 11-12 का वक्त था तो मेरे ख्यालात जो थे ना वो किधर बहुत पीछे चले गए थे। 2007 में 2010 में चले गए। तो बस फिर वो मुझे वाक़यात याद आने शुरू हुए। पहले मुझे कॉलेज का मोहल्ले को मेरे जहन में घुमा, मेरी नज़रों के सामने मेरे क्लासरूम आए, मेरे फाउंड्री की क्लासरूम, वेल्डिंग शॉप आ गई और रिलेटेड स्टडी की क्लासरूम्स आ गए। तो फिर मेरे सामने असातिज़ा आने शुरू हो गए, मतलब कौन किस तरह आता था, किस तरह पढ़ाता था। तो फिर मैंने उसी टाइम में ना उसी वक्त में एक इरादा किया और वो बिल्कुल मुसम्मम इरादा किया कि मैं इस अपने असातिज़ा को सलाम पेश करने के लिए एक किताब लाजमी लिखूंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेरे असातिज़ा का तज़किरा होगा। और उनको मैंने मेरे उस्तादों के नाम का उन्वान दिया उस किताब को। माशाल्लाह माशाल्लाह। मोहतरम सामीन, मेरे साथ इंजीनियर अली रज़ा हैं। जैसे ये फ़ख्र कर रहे हैं असातिज़ा पे तो मैं भी फ़ख्र कर रहा हूँ कि ये मेरे स्टूडेंट रहे हैं और आज ये आपसे ये बातें शेयर कर रहे हैं कि किस तरह से उनको ये लिखने की तहरीक मिली। और ये जो आपके साथ यहाँ पर लाइव होके बात करने का मकसद है कि आप में भी कहीं ना कहीं ये ज़रूर चीज़ कहीं होगी तो ये आपको एक इंस्पिरेशन मिले, एक तहरीक मिले कि जो काम अली रज़ा कर सकते हैं वो आप भी कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि जो काम एक इंसान दुनिया में कर सकता है सब इंसान वो काम कर सकते हैं, सिर्फ मेहनत की ज़रूरत होती है। तो अली रज़ा ये बताएं, हमेशा उस्ताद तो एक नसीहत करते ही हैं शागिर्दों को, आज कोई उस्तादों को नसीहत करें कि वो कैसा रोल अपनाएं कि जो जिससे तालिब इल्म अपनी सही रास्ते पे आए, क्योंकि ज़ाहिर है उस्ताद भी इंसान होते हैं, गलतियों से पाक नहीं होते। आप चाहे नाम ना लीजिए, ओवरऑल बता दीजिए कि असातिज़ा को क्या क्या करना चाहिए, कहाँ पे वो गलती कर जाते हैं। जी में सर मेरा जो मानना है ना, चूँकि जिस दौर में मैं तालिब इल्म था तो उस दौर में मैं समझता था कि फ़लाँ उस्ताद चाहे यार ये छोटी सी बात है, इसके ऊपर उनको सख्ती नहीं करनी चाहिए, ये फ़लाँ बात है इसके ऊपर उनको बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन अभी जब मैं इस स्टेज के ऊपर पहुंचा हूँ, मतलब 10-12 साल मेरा सर्विस एक्सपीरियंस हो गया, मैं स्टेज के ऊपर पहुंचा हूँ कि मैं आपके साथ बैठा आपके साथ प्यार मोहब्बत से बातें कर रहा हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे ख्याल के मुताबिक जो उस्ताद जो भी बात करता है ना, वो गुस्से में करे, वो प्यार में करे, वो मोहब्बत में करें, वो नफरत में करें। हालांकि नफरत होती नहीं उस्ताद के दिल में, लेकिन उस्ताद जो भी बात करता है ना वो हमेशा अपने तालिब इल्म के फ़ायदे के लिए बात करता है। वो उनके एक स्टैंडर्ड मुकर्रर कर रहा होता है, उनको इस तरह प्रिपेयर कर रहा होता है कि आने वाली ज़िंदगी में वो जब मार्केट में आएगा ना तो एक रोल मॉडल बन के आए। वो अपने मतलब मैं मैकेनिकल से रिलेटेड हूँ, अगर मेरे उस्तादों ने मुझे 1 रुपये वाली रबर इस्तेमाल करने की इजाज़त दी होती, मुझे नहीं फोर्स करते कि 10 रुपये वाली अच्छी रबर यूज़ करो, मैं लाजमी तौर पे इंडस्ट्री में जाके वो नॉर्मल जो बिल्कुल घटिया किस्म के बैरिंग है वो यूज़ करता है बजाय अच्छे बैरिंग। उससे मुझे बार बार जो है मेरी जो मशीनरी की मैं देखभाल कर रहा हूँ उसमें प्रॉब्लम आती है। उस मशीनरी को वक्त भी ज़्यादा आता है, पैसा भी ज़्यादा आता है, सारा कुछ ज़्यादा, एनर्जी भी ज़्यादा, सही एनर्जी। और मेरे ख्याल के मुताबिक कभी भी उस्ताद जो है वो इंसान का गलत नहीं सोच, हाँ उस वक्त हमको समझ नहीं आती, लेकिन जब हमको समझ आती है ना उस वक्त वो वक्त बहुत दूर गुजर चुका होता है। चले ये बताएं, आजकल वैसे तो हर जगह सैचुरेशन है, जॉब्स के हवाले से मसाइल हैं, कोरोना भी अपनी जगह पे है, मुल्क की या बैरून मुल्क भी देखें तो जॉब्स के इश्यूज हैं। इसके बावजूद आप क्या कहते हैं डीएई के बारे में कि बच्चों को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए, क्योंकि अब आप एक फील्ड गुजार चुके हैं, 10 साल का तजर्बा है, इस बारे में बताइए। सर मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़े फ़ख्र से हर बंदे को ये बात बताता हूँ कि आज मैं ये इस पोजीशन के ऊपर अगर हूँ ना, मैं अपने घर वालों को, अपने दोस्त अहबाब को और मतलब जो भी कुछ
ज़रूरतमंद को अगर फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा हूँ, वो उसकी जो बुनियाद है वो DAE है। माशाल्लाह। अगर मैं DAE नहीं करता, मैं कुछ और फील्ड चूज कर लेता, शायद मैं इस स्टेज के ऊपर ना होता। मैं ये समझता हूँ कि ये इसको शॉर्टकट नहीं हम कह सकते, लेकिन अपनी माइशत को बेहतर बनाने के लिए हमारे लिए ये एक सबसे मुख्तसर और जामे स्टेप है। जबरदस्त। और मैंने जो किताब के हवाले से काफ़ी टीचरों से इंटरव्यू किए, उनसे मेरा एक ही सवाल था कि सर DAE करने के बाद 2-3 साल बाद बच्चे बदजन क्यों हो जाते हैं, DAE से बदजन क्यों, और फिर वो दूसरों को भी रोकते हैं इस चीज़ से। तो उसमें जो मैक्सिमम जो असातिज़ा के कमेंट थे वो ये थे कि ये पैसा कमाने के शॉर्टकट ढूंढने के चक्कर में ना अपनी फील्ड से बदजन हो जाते हैं। हालांकि हर चीज़ जो है जिसकी बेस जो है वो आपकी मेहनत के ऊपर होगी ना, उसको आप लेकर चलेंगे मुसलसल, तो लाजमी तौर पे आपको उसका अच्छा फल भी मिलेगा। यानी बच्चा अपनी फील्ड ना छोड़े, वो उसी में लगा रहे 5-6 साल बाद इंशाल्लाह उसमें उसको बेहतरीन। और वाकई लाइफ शॉर्टकट है भी नहीं, ये एक मुसलसल अमल है। हम एकदम 15 साल के नहीं होते, उसमें 15 साल लगते हैं तो हम होते हैं। तो ये बच्चों में आजकल मेरा ख्याल है ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आ गया है मामला, इसने एक मुस्तकिल मिजाजी छीन लिया बच्चों से, जिसकी वजह से शायद वो मेहनत नहीं कर पाते हैं और कहते हैं कि भाई चलो फौरन ये हासिल कर लें हम चीज़ जो है। सर मुझे शेख अदर साहब हमारे टीचर हैं, उनसे हमने पढ़ी, अपना इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग उनसे पढ़ी। वहाँ कोई एक बात बोलते थे, बेटा कि आप जब इंडस्ट्री से अपना कॉलेज से फारग होकर इंडस्ट्री में जाते हैं ना, आपके पहले 5 साल जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस के साल है। बिल्कुल। आपने किसी एक जगह के ऊपर टिक कर काम नहीं करना, साल एक जगह करो 2 साल, लेकिन उसके 5 साल गुजरने के बाद आप एक जगह स्टिल हो जाओ, जबरदस्त, क्योंकि आप मल्टी एक्सपीरियंस हो जाओगे। उधर जब आप स्टिल हो जाएंगे फिर आपको बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा होती है। और मैंने भी पहले 5 साल जो है मतलब 3-4 इंडस्ट्री में, मतलब मैन्युफैक्चरिंग में भी काम किया, हॉजरी में भी काम किया, मेंटेनेंस में भी काम किया। अभी मैं एक शिप रिपेयर इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक हूँ और मेंटेनेंस की जॉब कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे दोस्त और जो मेरे उधर कुलीग हैं वो इस बात को, मेरे सीनियर्स भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि ये बंदा कुछ ना कुछ तो एबिलिटी रखता है। क्योंकि मुझे याद है कि हमने ना एक छोटा सा गियर बॉक्स विंच असम्बल करनी थी। अच्छा। तो उसके लिए हमें दूसरे यार्ड में जाना पड़ना था। तो हमारा जो इंजीनियर था वो जर्मन था, मिस्टर मार्टिन उसका नाम था, मार्टिन बोचर। तो उन्होंने मेरे सुपरवाइजर से पूछा, हमारे नदीम साहब कराची से बिलोंग करते हैं, उन्होंने उनसे पूछा कि कौन बंदा जो है ना, आप किस बंदे को इस काबिल समझते हैं कि वो बंदा उधर जाके काम करेगा या करवा देगा। तो उन्होंने कहा कि 2 आदमी हैं, एक इंडियन लड़का था रमेश बम्बानिया नाम का। अच्छा। उसका फील्ड एक्सपीरियंस तकरीबन 15 साल से ज़्यादा था। तो दूसरा उन्होंने मेरा नाम लिया। फिर उन्होंने पूछा कि इन 2 बंदों से एक बंदा सिलेक्ट करो जो एक काम करे भी और काम आगे से करवा भी ले और बंदों को गाइड भी प्रॉपर तरीके से करे। तो उन 20-25 लड़कों में से एक मेरा नाम सिलेक्ट किया गया। आई क्लैप फॉर यू यार, ये हमारे लिए ऑनर है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान की ये इज्जत है, ये हमारे कहने के इस फैसलाबाद की इज्जत है, हमारे GCD की इज्जत है, आपके वालिदैन की इज्जत है कि आप, और ये मेहनत है असल में कि जब आप एक काम करते हैं तो आप फिर रंग नस्ल मजहब इससे बुलंद होके आपको सिलेक्ट किया जाता है। मैं सर अल्हम्दुलिल्लाह ये इस बात के ऊपर फख्र करता हूँ कि ये सारे मेरे उस्तादों की मेहनतें थी और मेरे उस्तादों की, मेरे माँ बाप की दुआओं का नतीजा था। बेशक। बाकी अल्लाह पाक की जो मेहरबानी है वो तो हर वक्त शामिल हाल है, उसके बगैर तो हम एक कदम भी आगे नहीं उठा सकते। तो ये सारे का सारा नतीजा जो है ना, ये DAE का नतीजा है। सही। मैं आपकी जगह चाय खुद पिए जा रहा हूँ, आपकी चाय रखी हुई है, लेकिन क्या करें, आपसे सवालात तो ज़ाहिर है, आप मेहमान हैं मेरे लिए इस वक्त, एक बड़े अहम मेहमान की तरह। सवाल एक आप आखिर में जो है वो ये करूँगा, और वो मुझे बड़ा इम्प्रेस किया उस बात ने, क्योंकि मैं भी इसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह उस राह पर हूँ। आपने सीरत की किताब लिखने का भी सोचा हुआ है, उस बारे में बताइए कि क्या आपके ख्यालात हैं, क्या उसकी ज़रूरत है, किस तरह से आप इस सीरत के मामले को देखते हैं? देखिए, बतौर इंसान और बतौर मुसलमान हम सब की मोहब्बतों का मरकज़ जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। बिल्कुल। हम अपने माँ बाप, अपने वालिदैन, अपने असातिज़ा, अपनी जान माल हर चीज़ से बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। बेशक, ईमान का तकाज़ा, हमारे ये ईमान का तकाज़ा भी है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपने आप को फना कर दें। तो जब सर मोहब्बत तो पहले भी थी, वो अल्लामा इकबाल के फारसी शेर है, उसका मफ़हूम है कि या अल्लाह मैं तुमसे तो मोहब्बत जो है ना, तुम्हारी इबादत तो मैं छुप छुप के करता हूँ, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत है मैं उसका ऐलान करता हूं। इज़हार करता हूं। बिल्कुल। तो
पिछले कुछ सालों से वैसे तो ये बहुत देर से सिलसिलाकार चलता है, पिछले कुछ सालों से ये फ्रांस और ये स्कॉटलैंड हॉलैंड वाले जो है ना गुस्ताखाना खा के शाया करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो उस वक्त ये जो कादियानी है ये भी बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। मेरे दिल में एक ख्याल पैदा हुआ कि क्यों ना हम बजाय इसके कि उनको लान तान करने के अपने बच्चों को इस तरह तैयार करें कि उनके दिल में इश्क मोहब्बत पैदा की जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लामा इकबाल साहब ने फरमाया था कि अपने बच्चों के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा करने का सबसे बेहतरीन तरीका यह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शमाइल जो है ना वो उनको बयान किए जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें उनको बिल्कुल बयान की। मेरे ज़हन में एक शेर आ रहा है इकबाल का, वो एक जब कह लें कि इब्लीस अपने लोगों से ये अपने चेलों से ये कहता है कि ये मुसलमानों को ख़त्म कैसे करें, तो वो कहता है कि वो फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मद उसके बदन से निकाल दो। ये रूह निकाल दी जाए मुसलमान ढेर हो जाएंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है। एक तो ये हो सकता है कि आप इन सब को लान तान करें, जो मर्जी कहें, ठीक है, वो भी करना चाहिए, एहतजाज है। लेकिन दूसरा ये है कि अपने बच्चों के दिलों में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क, उनकी मोहब्बत, उनकी सीरत वो इस तरह से भर दी जाए कि दुनिया की कोई ताकत जो है इसको उनके दिलों से निकाल ना सके। और वाराफान अल्लाह का जिक्र, ये एक तयशुदा बात है, ये चैलेंज है दुनिया को कि हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया, अब कौन है जो इस जिक्र को नीचा कर सके। ठीक है जी। इसी चीज़ को सर मद्देनजर रखते हुए हमने 2015 में एक प्रोग्राम का इनकार किया था मिलाद नामगर के नाम से, जिसमें इस्माइल नबी और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से प्रोग्राम किया जाता था। बच्चों को मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चे आते, फिर मैंने उसी प्रोग्राम को लेके साथ में प्रोग्राम का चलता रहा, साथ में मैंने एक ना इस्माइल नबी के हवाले से एक किताब लिखने का आगाज़ किया, जिसमें सवाल जवाब की शुरू में, क्योंकि सवाल जवाब जो है वो बच्चे इंटरेस्टिंग होते हैं, थोड़े से बच्चे उसको जल्दी पिक करते हैं। बिल्कुल करते हैं। तो ये बच्चों की लर्निंग की एज होती है, इनके दिलों में, इनके दिमागों में ये बात जिस इस उम्र में नक्श कर दी जाए वो सारी ज़िंदगी तक नहीं भूलते। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह पाक का शुक्र है कि और फ़ख्र है कि मैं इस काविश में किसी हद तक कामयाब भी हो रहा हूँ। तो इंशाल्लाह मेरा ये मिशन जारी रहेगा, क्योंकि हमारी सब की जो ईमान का खात्मा जो है और हमारे सब की जो ईमान की पुख्तगी है उसका अंदाज़ा जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से ही लगाया है इस पर, उसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो डियर ऑडियंस, ये एक कहें कि सक्सेस स्टोरी थी जो आज आपसे शेयर की मेरे बहुत ही प्यारे जो स्टूडेंट हैं अली रज़ा। और इस हवाले से सक्सेस स्टोरी की एक तो दुनियावी सक्सेस है जो उनके पास है, लेकिन एक दीन और ईमान और इसकी रूहानियत की कहने ताकत वो उनके साथ है, जो हमारे आज के कहने के मुसलमानों की तरक्की का राज इन दो चीज़ों में है कि वो एक तरफ साइंस के जो मज़ामीन है उसमें आगे बढ़ें और दूसरी तरफ अपने आप को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इस तरह से भिगो लें कि दुनिया की कोई ताकत उनका नाम जो है वो मिटा ना सके। मुसलमान इंशाल्लाह यही वो रास्ता है जिस पर चल के आगे बढ़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया अली रज़ा साहब आपका, आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपका ये वक्त देने का और इस खूबसूरत सी बज़्म को सजाने का, जिसमें बहुत सारे हमारे, मैं देख रहा हूँ इकबाल साहब भी देख रहे हैं और भी कई छोटे छोटे, क्योंकि वो इसका नज़र इतनी, लेकिन इकबाल साहब देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट वाले, तो यकीनन खुश भी हो रहे होंगे कि हमारे GCT के एक बहुत होनहार तालिब इल्म जो यहाँ से मैकेनिकल का पढ़ के गए, तो बेटा ये सबक भी यही मिला कि DAE बिल्कुल बुरी तालीम नहीं है। मसला होगा आपके साथ कि अगर आप इस पर मेहनत नहीं करेंगे, आप अपनी लाइन बदलेंगे, आप बड़ी जल्दबाजी दिखाएंगे, तो फिर इसमें कोई फल नहीं है। अगर आप एक टिक के एक जगह अपना डिप्लोमा करके, चाहे वो किसी में हो, इंस्ट्रूमेंटेशन में हो, मैकेनिकल में हो, इलेक्ट्रिकल में हो, ऑटो में हो, आप अगर उस पर जम गए 4-5 साल, इंडस्ट्री की मार खा ली, तो हमारे अली रज़ा की तरह UAE में बैठे होंगे और इंशाल्लाह बेहतरीन किस्म की दुनिया की भी दौलत कमा रहे होंगे और दुनियावी भी दौलत कमा रहे होंगे। आपकी समातों का और बसारतों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।